हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2016 से, जो था ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग ब्रीज इज क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंटेन्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद द थंडर एंड लाइटनिंग, बट द रेन इज सून ओवर। तो इसके ऑप्शंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज? सवाना, इक्वेटोरियल रीजन, मॉनसून या मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन में वी नो कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट ही क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ठीक है, तो एक लो प्रेशर फॉर्म होता है, तो डेली यहाँ पे हमारे पास रेन फॉरेस्ट के एग्जिस्टेंस का रीजन ही यही है कि यहाँ पे डेली रेनफॉल होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन नहीं रहती, एंड सिमिलरली हमारा जो हम कह सकते हैं ईच डे इज मोर और लेस द सेम, मॉर्निंग क्लियर होती है एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज। ठीक है, और सन जैसे ही ऊपर आता है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड जो है फॉर्म होते हैं, एंड देन द रेन कम्स अंडर with the thunder sorry and the lightning, but the rain is soon over। तो इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे हमने डिस्कस की है। तो आज का चैप्टर है, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी का, जो कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज पॉपुलेशन से हम डील करेंगे। तो ये चैप्टर काफी ड्राई है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की बिल्कुल ही जरूरत है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम सेंसस का थोड़ा बहुत डाटा भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉपुलेशन का एक रियल मीनिंग एक्चुअली में है क्या। तो पॉपुलेशन क्या है? हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स। तो पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं, वो पर्टिकुलरली हम पर्सन्स की नहीं करते, बट एक्चुअली में एक जनरल सेंस में जब बात करते हैं पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स। बट इन दिस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम पर्सन्स की ही बात करेंगे, इंडिविजुअल्स की ही बात करेंगे। और पर्सन्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट देम एज सैम्पल्स। ठीक है, फ्रॉम विच द सैम्पल्स आर टेकन फॉर स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के आगे भी देखेंगे, जानेंगे कि कैसे तरीके से हम डेटा को डिराइव करते हैं और कैसी कैसी चीज़ों को, या आगे हमारे रिसर्च किस बेसिस पे रहती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट लेते हैं, एंड वी काउंट द पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेशियल पॉपुलेशन है। ठीक है, स्पेशल पॉपुलेशन इन द सेंस कि कोई भी पॉपुलेशन जो है एक जगह ही कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से बहुत सारे उसके इफेक्ट्स भी हैं, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हमें याद करना है तो स्पेशल पॉपुलेशन है इंडिया की, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखें, उसी के अकॉर्डिंगली एरियाज में डिवाइडेड है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी है। तो इफेक्ट क्या है? ठीक है, इफेक्ट क्या रहता है? हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट काफी ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें कि माउंटेनियस रीजन्स की कई एरियाज जो है बिल्कुल ही इनहेबिट नहीं हो सकते, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लो होगी, या फिर हो सकता है बिल्कुल जीरो भी हो। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक फैक्टर्स की बात करते हैं। सोशो इकोनॉमिक बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे अगर गंगा बेसिन की बात करते हैं या हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्टार्टिंग से ही हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी सिटीज़ हैं, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की बात करें जो उन्होंने बसा दिया, वहाँ पे पॉपुलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें दिल्ली की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिसको अगर हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने बनाए, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इसी हिसाब से हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अदर फैक्टर्स जो हैं टिल डेट अगर हम अपनी स्टडी में देखते हैं, तो अदर फैक्टर्स में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात भी होती है, अर्बनाइजेशन की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो वो सारे फैक्टर्स है, या बेटर रोड कनेक्टिविटी या बेटर नेविगेशन की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो हमारे नेक्स्ट अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग एक पर्टिकुलरली यूनिट ऑफ एरिया में रह रहे हैं और कितने टाइम के लिए, उसके एक पर्टिकुलर टाइम को कंसिडर करके चलते हैं जब हम सेंसस को करते हैं। सेंसस इज अ मेजर कि जिससे हम पॉपुलेशन को हर आफ्टर 10 ईयर्स जो है काउंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं कि हम वही बता रही थी मैं आपको कि जब ये कोई रिसर्च करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलरली एक कोई रीजन नहीं रहता है, उससे बहुत सारे रिजल्ट्स भी हम डिराइव करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली या उसी के ऊपर चलकर हम अपनी एक रिसर्च को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एंड वी डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जब हम सेंसस करते हैं तो डेंसिटी भी पर्टिकुलरली निकालते हैं उसमें। तो नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम डेंसिटी बोलेंगे। तो एक क्रूड मेजर है फॉर ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, कि कितनी लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं, ये हमारा एक डायरेक्ट या प्राइमरी सोर्स है, यानी कि क्रूड मेजर है, ताकि ह्यूमंस और लैंड्स के रिलेशनशिप को हम इजीली डिफाइन कर सकें। और इसको फर्दर जो है
डिवाइड करते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में और एग्रीकल्चरल डेंसिटी में। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कितने ही हमारे पर्सन या लोग रह रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या रीज़न रहेगा कि एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो है जल्दी खत्म होने की कगार पे रह जाते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हमारी कहलाएगी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में जो रह रहे हैं वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कितने एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितने फार्मर्स जो हैं एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं, दैट इज द एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। क्वाइट सिंपल डेफिनेशन है कि एक ही एरिया में कितने सारे लोग कितनी देर में रह रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस आए हैं कितने पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। जब हम सेंसस की बात करते हैं देन हम 10 ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज में, और इसमें हमारे पास दो तरह की ग्रोथ होती है, नेचुरल एंड इंड्यूस ग्रोथ, ठीक है। तो नेचुरल ग्रोथ जो होती है हमारे पास, यहाँ पे हम सिर्फ बर्थ और डेथ को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अगर इंड्यूस ग्रोथ की बात करते हैं वहाँ पे और भी सारे वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट आ गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात आ गई, जो एक्स्ट्रा बाकी के सारे हम कह सकते हैं वेरिएबल्स आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, वो इंड्यूस ग्रोथ में आ जाते हैं। माइग्रेशन की बात करते हैं वो सब इंड्यूस ग्रोथ में लेते हैं। इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ग्रोथ के बेसिस पे आपको रिजल्ट बता रहा है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल ग्रोथ जो है असेसिंग क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो पर्टिकुलरली हम देखते हैं बर्थ एंड डेथ रेट कितना है, उसी के बेसिस पे कंपैरिजन निकलता है। और इंड्यूस ग्रोथ जो है वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल एट द गिवन टाइम, यानी कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग माइग्रेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जो हमने ग्रोथ है उसे काफ़ी डिफाइन किया है, स्ट्रीमलाइन किया है, तो हमने 4 फेजेस में से डिवाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो है अगर हम कंसिडर करते हैं दैट इज फ्रॉम 1901 टू 1921, ठीक है। इस फेज में हम बोलते हैं कि एक स्टैग्नेंट फेज था, क्योंकि हमारे पास जो कह सकते हैं फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं की थी, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करी थी। इस वजह से क्या हुआ, हाई बर्थ थे क्योंकि इलिटरेसी थी, और डेथ रेट भी इंक्लूडिंगली हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थी। वो इसलिए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इलिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस वजह से हमारा ये स्टैग्नेंट फेज रह गया, तो ग्रोथ इतनी पॉपुलेशन में हमारी नहीं हुई। सेकेंड फेज की अगर हम बात करते हैं तो 1921 से 1951 के बीच में आता है, ये स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता गया, 47 में इंडिया आज़ाद भी हो गया, एंड साथ ही साथ हमारी जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी शुरू हो गई थी। तो सिमिलरली इंप्रूवमेंट हुई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्या होता है हमारा बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंप्रूवमेंट के साथ साथ थोड़ी बहुत लिटरेसी भी आनी शुरू हो जाती है लोगों में, तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इंडिया में होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इंप्रूव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई क्रूड बर्थ रेट हो जाता है, एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। थर्ड फेज जो है हमारा 1951 से 81 का है, ये फर्स्ट ऐसा फेज आज़ादी के बाद इसमें इंडिपेंडेंटली इंडिया खुद था, ठीक है। तो इस एरा को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट ने बनाई दैट वर डेवलप बाय अ प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस थी, मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो था, जब हमने डिस्कस की थी पॉलिटी भी, तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि हमने एग्रीकल्चर वे में अपने आप को बताने की, या फिर एग्रीकल्चरली हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन भी था, ठीक है, साथ ही साथ वाइट रेवोल्यूशन भी धीरे धीरे आया। अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं सद हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़नी शुरू हो गई थी, तो डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस या प्लानिंग कमीशन हमने लॉन्च करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था उस वक्त, तो ठीक है, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं 1972 में जैसे ही हमारी लड़ाई भी होती है और बांग्लादेश की फॉर्मेशन भी होती है, तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश से काफ़ी लोग इंडिया में माइग्रेट भी हुए, तो एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होना शुरू होगी। तो ये एरा कौन सी है हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। और फेज 2 में यहाँ पे एक पॉइंट मिस रह गया था कि यहाँ पे हमारे पास हम कह रहे थे कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी इस पॉइंट पे आया था। तो इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई क्रूड बर्थ रेट एक तरह से हम कह सकते हैं एक एक्सेप्शनली वेल सिचुएशन थी इंडिया के लिए कि फेज 2 में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फेज 4 को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो पोस्ट 1981 से टिल नाउ, यानी कि यहाँ पे इस बुक में जो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 2001 के सेंसस तक का कंसिडरेशन है इसमें, ठीक है। तो 2001 तक हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बट स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ठीक है, कि हाई रेट पॉपुलेशन का इनिशियली था, बट साथ ही साथ धीरे धीरे ये स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्रूड बर्थ रेट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी भी हम देख रहे हैं, डबल चाइल्ड पॉलिसी लोग आजकल अपना रहे हैं, तो डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है हमारी स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, और जो हाई ग्रोथ थी वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कम होनी शुरू हो गई।
तो हम बात करेंगे एडोलेसेंट्स की। तो हमारे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारे पास 53% मेल्स हैं, 47% फीमेल्स हैं जो एडोलेसेंट्स हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगेन उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, HIV एंड ऑल, बहुत सारी जितनी भी डिजीजेज हैं उनके रिगार्डिंग है, जो सोशल टैबूज हैं उनके दिमाग में उनको निकालने की बात कहीं ना कहीं आ जाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे गवर्नमेंट के सामने। तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, 2003 में नेशनल यूथ पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने निकाली। तो नेशनल यूथ पॉलिसी में हमारे पास बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक तो पेट्रियाटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बच्चों के और अडोलेसेंट्स के दिमाग में बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं या उनके मन में डाल सकें, और साथ ही साथ चाहते थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ हो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट में उनकी एजुकेशन भी आती है, बट यहाँ पे इशू आ रहा था विमेन की अगेन, या गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट का। तो गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट को मद्देनजर रखते हुए एम्पावरिंग द गर्ल इन द फील्ड ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, हेल्थ की बात भी करते हैं, ये सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप से इनिशिएटिव लिया और नेशनल यूथ पॉलिसी को हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किया। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है, अगेन मैंने आपको बताया, कोई रिसर्च करते हैं एक सिंगल वहाँ से डेटा हम नहीं डिराइव करते, बहुत सारी हमारे पास रहती है मोटिव्स जिस वजह से हम कोई भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को फर्दर जो है एक पर्टिकुलरली सेंसस के हिसाब से नहीं, रिलीजन के बेसिस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे, वर्किंग कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कौन सी बेल्ट कहाँ पे ज़्यादा या कौन से लोग कहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ अब हमारे पास 4 तरह की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। फर्स्ट है हमारी रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, कि कौन से लोग रूरल एरियाज में रहना पसंद कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन के साथ क्या इंपैक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफ्रेंसिएशन हो रही है, कॉम्पोजिशन हो रही है, उसकी बात करेंगे। रिलीजियस कॉम्पोजिशन, क्योंकि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमेशा से इंडिया में। वर्किंग कॉम्पोजिशन, वर्किंग नॉन वर्किंग क्लासेस जो है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है हमारा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है इंक्रीज। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि अर्बन एरियाज जो है वो सोशो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है अगर हम कह सकते हैं, और लोग जो है चाहते हैं विद बेटर फैसिलिटीज़, तो डेवलप हो रही है हमारी अर्बन एरियाज, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो लोगों की बढ़ रही है एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है हमारा, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग गाँव से आकर शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं। मोर ओवर एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि जहाँ पे हमारे पास बेटर नेविगेशन, बेटर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स है, वहाँ पे भी लोग आके रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वहाँ पे लोग जाके रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी को भी लोग ध्यान में देख रहे हैं कि जहाँ से वो एक बेटर तरीके से अपने फैमिली वालों के साथ आ जा सके, मिल सके, कनेक्टिविटी जहाँ पे बेटर है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, हमारे कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो लैंग्वेजेस भी डिफाइन कर दी, उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एग्जिस्ट करती है बट दे आर नॉट गिवन अ पर्टिकुलर स्टेटस। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारी जो बाउंड्री नहीं मानती कोई भी ऐसी जो लैंग्वेज है हमारी, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में ये लैंग्वेज एंड ऑल दैट, ये आपस में हम कह सकते हैं ओवरलैप है या मिंगल होके चल रही हैं। तो जो मेजर लैंग्वेजेस है उसको हमने कर दिया है 4 में डिवाइड, जब हम अपनी रिसर्च की बात करते हैं। तो 4 हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंट ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, 4 लैंग्वेजेस हैं हमारी। ऑस्ट्रिक, जिसको हम निषाद बोलते हैं, द्राविडियन बोलते हैं, साइनो तिब्बतियन फैमिलीज हैं हमारे पास, और इंडो यूरोपियन फैमिलीज हैं। उसी के बेसिस पे हमने फर्दर जो है डिवाइड कर दिया है हमारी लैंग्वेजेस को। ठीक है, तो कितने कितने हमारे पास एरियाज है जिसके हिसाब से वो फैमिलीज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ऑस्ट्रिक या जिसकी बात कर रहे हैं हम तो 1.38% है, द्राविडियन मैक्सिमम 20 पे है। ठीक है, साइनो तिब्बतियन की बात करते हैं तो वो 0.85% है। ठीक है, इंडो यूरोपियंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम 73% जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जो है हमने लैंग्वेजेस को फर्दर डिवाइड कर दिया। तो अब रिलीजियस कॉम्पोजिशन, रिलीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, रिलीजन अगर डाइवर्सिटी अगेन बहुत है रिलीजन को लेके, तो इसी हिसाब से कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या क्या रहेगा कि हमारे पास कितने रिलीजन हैं मेनली अगर हम काउंट कर रहे हैं, तो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस हैं। ठीक है, हिंदूज की बात करते हैं तो ये मेजोरिटी में है। ठीक है, हर एक स्टेट में हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो
हम कह रहे हैं 70 to 90% जो है हमारी पॉपुलेशन है हिंदूज़ की, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स में रह रही हैं. सेकेंडली अगर हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स की, एंड मोरोवर हिंदूज जो हैं वो ऑलरेडी स्कैटर्ड है ऑल ओवर द एरिया, कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टेट नहीं है जहाँ पे हिंदूज एग्जिस्ट नहीं करते. तो मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है हमारे पास माइनॉरिटी की पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी मेजॉरिटी में जो है माइनॉरिटी वो है हमारी मुस्लिम्स. ठीक है, तो ये कहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं, JNK के एरिया में, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी में है. सिमिलरली सिक्स की बात करते हैं. सिक्स जो है अगेन दे आर जो हम देखते हैं कि नॉर्दर्न बेल्ट वाली एरिया में या नॉर्दर्न एरियाज में, पंजाब की रीजन होगी, हरियाणा की रीजन होगी, यहाँ पे हम देखते हैं सिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर. क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं. क्रिश्चियंस में जनरली हम देखते हैं हम कि रूरल एरियाज में रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ट्राइबल एरियाज में रहना बहुत पसंद करते हैं. तो इसीलिए इस वजह से क्या है, ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि मेघालय, शिलोंग, या फिर हम बात करें तमिलनाडु, ऐसे एरियाज में हमारे पास क्रिश्चियंस, या गोवा वाली रीजन हो गई, वहाँ पे हम देखते हैं क्रिश्चियंस की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है. जैन्स एंड बुद्धिस्ट की बात करते हैं. जैन्स एंड बुद्धिस्ट अगेन स्कैटर्ड है, ऐसा कुछ आज सच नहीं है. ठीक है, तो सिमिलरली जोरास्ट्रियंस की बात करते हैं. जोरास्ट्रियंस भी बहुत ही कम माइनॉरिटी में है, तो बहुत ही कम इनकी पॉपुलेशन कह सकते हैं. तो ये भी एक तरह से स्कैटर्ड है, जिन्हें हम देखते हैं जब हमने रिसर्च किया, हमने सेंसस का डाटा जब कलेक्ट किया. तो हमारी पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें इकोनॉमिक स्टेटस में या वर्किंग क्लास की बात करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स या नॉन वर्कर्स. ठीक है, मेन वर्कर्स जो थ्रू आउट डे काम कर रहे हैं, मार्जिनल वर्कर्स जो कभी घर पे बैठ गए या कभी काम कर रहे हैं, नॉन वर्कर्स जो काम ही नहीं कर रहे हैं. एंड इट विल बी अ ग्रेट सरप्राइज कि हमारे जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्लस मेन वर्कर्स मिला के सिर्फ 39% ही पॉपुलेशन काम कर रही है, एंड 61% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन वर्कर क्लास. तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास? सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, 39% पॉपुलेशन ही हमारी वर्कर्स में काम कर रही है, 61% जो है नॉन वर्किंग क्लास है, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमें. एंड साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट या फिर जो हमारी वर्किंग क्लास है ना, मैक्सिमम हमारे पास जो हमारी स्टेट्स है, जैसे बिहार होगी, यूपी होगी, हिमाचल होगी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाई पार्टिसिपेशन हो रही है, और हाई पार्टिसिपेशन वर्क इन द एरियाज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है. और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हमें काम करना है, हमारा इंक्रीजिंगली जो हम देखते हैं कि जो काम है, काम के अकॉर्डिंगली लेबर रेट जो है सिमिलरली बहुत कम होता है, बट लेबर इंटेंसिव काम है, बट उनका जो पे है अकॉर्डिंगली कम रहता है. ठीक है, और जो लोग हैं ऑक्यूपेशनल फार्मिंग कर रहे हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ज़्यादातर जुड़े हुए हैं. और हमेशा या तीनों सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर की, वहाँ पे मेल्स ही आउटकम कर रहे हैं हमारी फीमेल्स को. बट अगर हम धीरे धीरे देख रहे हैं सेंसस के अकॉर्डिंगली, फीमेल जो है वो भी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी या टर्शरी सेक्टर में अपने आप को जो है दिखा रही है, उन आगे काम करने के लिए आ रही हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमी प्राइमरली एग्रीकल्चर थी वहाँ से शिफ्ट हो रही है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से बढ़ के हम अर्बनाइजेशन में प्राइमरी या टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. और साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, जो सर्विसेज में जो एंगेज कर रहे हैं, वो लिमिटेड फार्मिंग लैंड है उनके पास. ठीक है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी ऐसी वर्किंग क्लास है एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे कोई भी ऐसी सिटीज़ में अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो बहुत ही लिमिटेड फार्मिंग लैंड है इनके पास और बहुत ही लिमिटेड एग्रीकल्चर से वो जुड़े हुए हैं. तो दे आर प्राइमरली वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर ओनली, एंड दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स दैट सेक्टर ओनली एंड ओनली टू अ पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर एंड नॉट टूवर्ड्स द फार्मिंग लैंड. तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्बनाइजेशन जो है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हम देख रहे हैं अगेन सेक्टोरल शिफ्ट होगा हमारा इकोनॉमी का. तो ये हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 2001 इंडिया का डेटा है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इसे देख सकते हैं, एंड PDF के फॉर्म में अगेन आपको PPT प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो इस चैप्टर में फिलहाल हमारे पास इतना ही है. तो UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन्स. फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन द रिवर. सेकंड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ crocodiles in river. Third, getting trapped in fishing nets used accidentally. And fourth is use of synthetic fertilizers and other agriculture chemicals in crop fields in the vicinity of the rivers. तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मार्क करना है. इसके आंसर के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू.